अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्की सियासी मंजरनामे में जिस हद तक जो कशीदगी है वो बरकरार है, थमने का नाम नहीं ले रही है। माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम है, गवर्नेंस हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, आवाम परेशान है। जबकि तमाम मुल्क की छोटी बड़ी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए कोई जलसे करते हुए नज़र आ रहा है, कोई लॉन्ग मार्च की कॉल देते हुए नज़र आ रहा है, कोई धरनों की बातें करता हुआ नज़र आ रहा है, तो कोई ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल जो मुद्दत बकिया रह चुकी है पार्लिमानी इस हुकूमत की उसको मुकम्मल किया जाए, अगस्त तक जाया जाए और अगस्त के बाद ही इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ। ये तमाम तर सूरत हाल है जिसको देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तब कि जब हुकूमत थी तहरीक अदम एतमाद के बाद जब उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया, एक कायनी तरीक़ाकार ज़रूर था, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी हुकूमत को एक साजिश और मुदाखलत के ज़रिए गिरा दिया गया है। और जिसके बाद उनका जो बयानिया है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का, कि जिस तरह से वो इस नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं, इसमें किसी को किसी किस्म की दो राय नहीं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि उनके इस बयानी को आवाम के अंदर काफ़ी हद तक पजीराई मिली। उनके जलसों में टर्न आउट हुआ, लोगों की एक बड़ी तादाद उनके साथ आकर खड़ी हुई और यही उनका कॉन्फिडेंस है। और इसी कॉन्फिडेंस को लेकर उन्होंने तमाम मुल्क के शहरों के अंदर जलसों का ऐलान किया, जो कि उन्होंने किए भी। मेलसी से आगाज़ किया, मुल्तान में उन्होंने ख़त्म किया और इसी बयानिए को बार बार उन्होंने तकरार किया कि मेरी हुकूमत को एक साजिश के ज़रिए गिरा दिया गया है। और इस हवाले से अपने तमाम जलसों में वो बार बार जहाँ पर इस नई मखलूत हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हुए नज़र आए, तो वहीं पर इदारों के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी सवालात को उठाया और तनकीद भी की और कहा कि जब नेकी और बदी का मामला हो जाया करता है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि आप न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल तो फ़कत जानवर होता है। और इस बयानी को काफ़ी उन्होंने तकरार भी किया। बहरहाल अगर हम पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जिसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप अगर न्यूट्रल हैं तो फिर न्यूट्रल रहें। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस बयान से अपना यू टर्न लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि न्यूट्रल होना अच्छी बात है। जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त उनसे ये सवाल किया गया था, उन्होंने कहा था कि बड़ी अच्छी बात है इस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये फ़ैसला कर लिया है कि वो न्यूट्रल है। फिर उसके बाद जब उनसे इक़्तिदार चला गया, ये इक़्तिदार के बिल्कुल आखिरी दिन थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं और यही सी बयानी को उन्होंने फिर तकरार किया। लेकिन बहरहाल पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने फ़ैसला कर लिया है कि आप न्यूट्रल हैं तो फिर आप न्यूट्रल रहें भी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नई मखलूत हुकूमत के हवाले से भी, तो काफ़ी तनकीद उनके ऊपर करते हुए नज़र आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के ऊपर बार बार उनकी जो सियासी हवाले से जो बसीरत है उसके ऊपर वो सवालात खड़े करते हैं कि नहीं फ़ैसले कर पा रहे, ये मुश्किल फ़ैसले हैं जो कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम है, डॉलर की ऊँची परवास जारी हो सारी है, जबकि दीगर आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है, आवाम परेशान है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कैश करी और इसमें कोई शक भी नहीं है। अगर नई मखलूत हुकूमत के ऊपर हम बात करें तो इस हवाले से ये बातें की जा रही थी, जो कि आज के वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल, वो बार बार जब हुकूमत में नहीं थे ये बात करते हुए नज़र आए कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो आप देखिएगा कि किस तरह से बिजली की कीमतें गिरती हैं, किस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को हम कम कर देंगे, किस तरह से जो खसारा है हम उसको कम कर देंगे। हमारे पास पूरी एक प्लानिंग है, चूँकि हम तजर्बाकार हैं, चूँकि हमारे पास एक टीम है, हमारा एक्सपीरियंस भी है, तो हम अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें करके दिखाएंगे। लेकिन जब हुकूमत में आए तो अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हमारे लिए माशी तौर पर सुरंगों को बिछा दिया है, हमारे लिए चलना मुश्किल हो रहा है, या अगर हम चलते हैं तो बहुत एहतियात से चलते हैं। और इस हवाले से जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा करना था, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही IMF के साथ मुज़ाकरात करके गई थी और IMF के मुज़ाकरात के मुताबिक ही इन चीज़ों को बढ़ाना था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को इनमें इजाफा करना था, डीज़ल की कीमतों को इजाफा करना था, जो सब्सिडी दी जाती है उसको मरहलावार ख़त्म करना था। मगर तहरीक अदम एतमाद के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पता चल गया कि अब उनकी हुकूमत किसी सूरत नहीं बचेगी, तो उन्होंने एक पॉपुलर फैसले तो किए जिनमें आवाम के अंदर पजीराई होगी, लेकिन जो मुल्क की मैशत है उसको काफ़ी हद तक नुकसान होगा और ये नुकसान ताहाल बरकरार है। क्योंकि अगर देखा जाए, इसी रविश को देखा जाए, इसी रविश के ऊपर अगर तज्जिया कर दिया जाए तो यही नज़र आता है कि मुल्क की तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें अपने इक़्तिदार के लिए एक पॉपुलर फैसला तो करना चाहती हैं, अवामी रिलीफ के नाम के ऊपर तो फैसला करना चाहती हैं, मगर जो मुल्क की इस वक्त एक अशद ज़रूरत है, अगर आपने सख्त
सख्त फैसले ना किए, अगर अपने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो सब्सिडी आप दे रहे हैं, अगर इसको ना रोका गया, इसको ना ख़त्म किया गया, तो यकीनी तौर पर मुल्क खुदा न खासा हमें एक श्रीलंका वाली सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। और श्रीलंका भी कुछ भी नहीं है। श्रीलंका तो महज एक जजीरा नुमा मुल्क है, 2 से 2.5 करोड़ लोगों का मुल्क होगा, लेकिन यहाँ याद रखिए कि मुल्क पाकिस्तान में 22 से 24 करोड़ लोगों का मुल्क है। यहाँ कोई जजीरा नुमा कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से एक वजूद है और एक रकबा रखता है पाकिस्तान। तो यहाँ पर अगर खुदा न खासा ऐसी सूरत हाल होगी, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि श्रीलंका में भी ऐसी ही सूरत हाल हुई थी कि अवामी रिलीफ के नाम के ऊपर उनके हुक्मरानों ने यह कहा था हम अपने अवाम के ऊपर एक दबाव को नहीं आने देंगे, अवामी रिलीफ के नाम के ऊपर हम चीज़ों को कम रखेंगे। IMF के साथ मुज़ाकरात भी चाहते थे, IMF के साथ पैकेज बिल उनका लेना चाहते थे, लेकिन अवामी रिलीफ के नाम के ऊपर चीज़ों को भी कम रखना चाहते थे। जबकि IMF का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में रहना चाहते हैं तो फिर आपको सब्सिडी और पेट्रोलियम मसनूआत इन चीज़ों की कीमतों को बढ़ाना होगा, सब्सिडी को ख़त्म करना होगा। और ऐसी ही सूरत हाल हमें मुल्क पाकिस्तान में नज़र आ रही है। ये नई मखलूत हुकूमत काफ़ी घबराई हुई लग रही है, मुश्किल फ़ैसले नहीं ले पा रही है। कल एक प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ये फैसला ना करते, लॉन्ग मार्च के हवाले से एक तारीख ना देते, तो ये बात हतमी तौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक फाइनल कर ली गई थी कि हम असम्बली को तहलील कर देंगे, एक नए मैंडेट के साथ आएंगे। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कॉल दे दी गई है, अगर हमने अब असम्बली को अगर तहलील करते हैं तो इसका मुकम्मल तौर पर जो क्रेडिट है वो इमरान खान साहब ले लेंगे और वो ये बयानियाँ बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे कि देखिए हमारे प्रेशर से हमने जो एक प्रेशर डेवलप किया था, लॉन्ग मार्च की हमने कॉल दी थी, उससे हुकूमत वक्त जो है वो खौफज़दा हो गई है। हमने हुकूमत वक्त के आगे मुतालबात मनवाने, उसको प्रेशर के बलबूते के ऊपर हमने मनवाने में हमने अपना बड़ा किरदार अदा किया है। और यही वजह है कि ये नई मखलूत हुकूमत जो है हमारे प्रेशर में आ गई है और असम्बली तहलील कर दी है। और एक नए मैंडेट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है उसके ऊपर रजामंद हो गई है। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि रियासत के अगर ये फार्मूला सेट हो जाता है कि कोई एक सियासी जमात कल को खड़ी हो जाती है, अगर वो इक़्तिदार में नहीं है, सड़कों पर निकलेगी और उसका मुतालबा होगा कि इस असम्बली को तहलील कर दिया जाए, इलेक्शन करवा दिया जाए, तो ये ट्रेंड सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होने देंगे। और ये फैसला असूली तौर पर तमाम इत्तेहादियों ने कर लिया है कि हम इस हुकूमत को बकिया जो मुद्दत है वो चलाएँगे, सख्त फैसले भी लेंगे, IMF के प्रोग्राम से हम बाहर भी नहीं निकलेंगे। और ज़राए के मुताबिक ये खबरें भी गर्दिश करती रही कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात में भी यकीन दहानी करवा दी गई है कि आप सख्त फैसले लें, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आपकी हुकूमत को डिस्टेबल करेंगे। हमारा जो किरदार एक वाज़ेह तौर पर हमने पोजीशन ले ली है, हम उसी पोजीशन के ऊपर बरकरार हैं। सियासी तौर पर आपने फैसले करने हैं वो आप करें, और माशी तौर पर यकीनी तौर पर तमाम इदारे ही इसके अंदर मुलविस होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, सख्त फैसले लेने पड़ते हैं अगर मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है। तो एक नई चैलेंज है इस मखलूत हुकूमत के लिए कि किस हद तक जो मामला है उसके ऊपर यह काबू पा सकेंगे और फिर एक एक इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर कोई भी इक़दाम करना है तो सबसे बड़ा मामला ये है कि उनको तमाम इत्तेहादियों को बार बार फ़ोन करने पड़ते हैं और यही जो मुश्किल है वो दरपेश आ रही है। लेकिन बहरहाल एक तज्ज़िया ये भी किया जा रहा है कि अभी कोई भी इत्तेहादी इस वक्त जो इस नई मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं वो नहीं चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। उसकी वजह ये भी की जा रही है, यानी तज्ज़िया ये भी दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी अपनी मकबूलियत के उस नहज के ऊपर है कि अगर वो जहाँ से भी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो जीत भी सकते हैं। MQM को कराची के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर अभी जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाते हैं तो कराची में जो उनका मुकाबला होना है शहर के अंदर वो PTI के साथ ही होना है। पहले भी उन्हीं के साथ हुआ था और उनकी जो सीटें चली गई थी वो PTI नहीं जीते थी, पीपल्स पार्टी उस तरह से असरअंदाज नहीं हुई थी। पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए सियासत की तो अंदरून सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा प्ले करती है और वहीं पर ये चीज़ें तमाम तर है। और MQM को भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर ये फैसले इलेक्शन हो जाते हैं जल्द से जल्द तो इस हवाले से जो मुश्किल दरपेश आएगी वो ये आएगी कि इस टाइम PTI का जो बयानिया है वो काफ़ी हद तक मकबूल है, हमें शिकस्त हो सकती है। अगर इसके साथ अगर हम बात करें यही चीज़ जो है
वो दीगर शहरों में भी है। वो KP में JUIFA को भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि अगर अभी इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े यानी मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है उसको मुश्किलात पेश आ जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है वो बड़ा मकबूल है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं मुश्किलात तो दरपेश आएंगी इन चीज़ों के ऊपर, और ये वजह और ये तज्ज़िया भी दिया जा रहा है। इन तमाम प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे, दीगर मौज़ूआत भी हम शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में, और मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से, सख्त फैसले करने के हवाले से ये तमाम तर मौज़ूआत होंगे। और तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर बात करने के हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद होंगे। सीनियर साफ़ी तज़्ज़ियाकार शेख भुट्टा साहब होंगे, और प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और हम बात करें सियासी मंजरनामे के हवाले से, और जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है उस हवाले से नई मखलूत हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, और फिर IMF के साथ मुज़ाकरात भी करने हैं। 25 और 26 को हतमी राउंड होना है, पैकेज मिल सकेगा नहीं मिल सकेगा, तो काफ़ी हद तक मुल्क पाकिस्तान को भी मुश्किलात है, लेकिन नई मखलूत हुकूमत को जो सियासी तौर पर चैलेंज है वो भी बरकरार है। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे, और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर साफ़ी तज़्ज़ियाकार शेख भुट्टा साहब। शेख साहब, एक तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साथ में ये बताइएगा, जिस तरह से लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 25 को, इंतज़ामात तो आपने देख ही लिया कि कंटेनर्स भी रखे जा रहे हैं, फिर खबरें सामने ये भी आ रही हैं कि छापे भी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों में। फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट में कह दिया कि इस्लामाबाद वाले घर में मेरे निगरानी की जा रही है पुलिस की जानिब से, इसलिए वो ये घर छोड़ कर कहीं और, यानी कि झेलम का उन्होंने कहा है कि मैं झेलम जा रहा हूँ और वहाँ से लॉन्ग मार्च को भी ज्वाइन करूँगा पूरे काफ़िले के साथ। तो इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि गिरफ्तारियाँ अमल में लानी है, और हर तरीके से ही रहनुमाओं को गिरफ्तार करना है और रोकना है इस लॉन्ग मार्च को। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आपने इस मौके पे इस मौजू पे बात करने को कहा। ये देखें कि ये बड़े अरसे बाद ये यादें ताज़ा हो रही हैं। हम ऐसे मनाजर जो है ना ज़िया-उल हक़ के दौर में देखा करते थे, जब ARD की तहरीक थी और MRD की तहरीक थी, और लोगों के बकड़ दकड़ और जुलूस जलसे मार कटाई से भरपूर मनाजर देखने को मिलते थे। अभी भी जब हम सियासी रहनुमाओं के तरीके इंसाफ के या हुकूमती पार्टी के, अब तो वज़ीर दाखिला या बाकी वज़रा के बयान देखते हैं, तो एक फ़िल्म होती थी कभी मौला जट, उसकी याद ताज़ा होती है। उसमें बड़े इसी तरह के तेज़ और तुंद जो है ना डायलॉग सुनने को मिलते हैं, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पे प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। अब ये जो लॉन्ग मार्च है, इसकी भी मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा सेंस नहीं बनती कि तरीके इंसाफ अगर पार्लियामेंट में रहती और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपना किरदार अदा करती तो आज पोजीशन मुख्तलिफ होती। अब उन्होंने जो वैक्यूम क्रिएट किया है, जो उन्होंने एक खला क्रिएट किया, उस खला में हमें क्या देख रहे हैं कि राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर बन गए हैं, और वो भी इनसे टूटे हुए हैं, इनके मनहरफ हैं, और जिन्होंने आगे नून लीग का टिकट भी लेना है जी, और जो एलानिया कहते हैं कि मुझे नून लीग का टिकट मिलेगा और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और उनकी कमिटमेंट भी उनसे नून लीग की क़यादत की कि वो उनको टिकट देगी। अब एक दौर था कि जब कहा करते थे कि जी अपोजिशन बी टीम है। अब उस इल्ज़ाम में कभी सदाकत थी या नहीं थी, या वो वाकई बी टीम होती थी कि नहीं होती थी, लेकिन अब तो ये साबित है कि इस वक्त जो अपोजिशन है वो हुकूमत की बी टीम है, और हुकूमत की क्रिएट करता है। और हमारे दोस्त हैं जो नूर आलम खान साहब, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, और दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक तरह का गंडासा उठा लिया है, और वो उनकी जो ख्वाहिशें थीं और जो उनके दिल में ये अरमान थे कि मैं इमरान खान से अपने उस वक़्त का बदला लूँ, अब शायद उनको भी मौका मिल रहा है। अब किस हद तक जाते हैं और इस्लामाबाद किस हद तक मैदान जंग बनता है, और उसके रिज़ल्ट्स क्या है, पुरअमन रहता है या कि हमें कोई सियासी तौर पर शहीद उठाने को मिलते हैं, ये बड़ा एक गहरी सोच का सवाल है। और लोग परेशान हैं इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में कि ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो हालात हैं वो कशीदा दर कशीदा हो रहे हैं। अब हालांकि इमरान खान साहब के मौक़ों में बड़ी लचक है कि जी आप डेट अनाउंस करते, उन्होंने ये भी नहीं मुतालबा किया कि इसी साल में कराएं, अगले साल के मिड में कराएं या कब कराएं।
वो कहते हैं सिर्फ डेट अनाउंस कर दें। मैं तो समझता हूँ कि अगर हुकूमत अक्लमंदी से, होशमंदी से मुजाहरा करे तो जो भी उनके जहन में है मुद्दत पूरी करके इलेक्शन कराने, तो डेट अनाउंस कर दे कि जी फ़लाँ तारीख को होगा, फ़लाँ तारीख को हम इंटरम सेटअप ले आएंगे, निगरान सेटअप ले आएंगे और फलां तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे। तो खान साहब का भी मुतालबा पूरा हो जाएगा और ये जो जंगो जदल का माहौल है ये भी, इसके भी बादल छट जाएंगे। सही, लेकिन साथ में ये भी तो है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी मौक़िफ़ अपना रही है कि ये हुकूमत जितनी देर रहेगी मुश्किलात बढ़ेंगी, सख्त फैसले ये नहीं कर सकते, मैंडेट इनके पास उस तरह से नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा इंटरव्यू में कि हम तो 25 या 26 तक हतमी तारीख थी, हम कर देते असम्बली तहलील, लेकिन कॉल दे दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च की, और अब अगर हमने असम्बली तहलील कर दी तो ये सारा क्रेडिट इमरान खान साहब ले लेंगे और वही ये समझेंगे कि मेरे दबाव के बिना के ऊपर उन्होंने ऐसा फ़ैसला किया है। तो अब ये असूली फ़ैसला कर लिया गया है, इत्तेहादी रजामंद है, हम हुकूमत पूरी करेंगे और मुद्दत जितने जो साल डेट है करेंगे और सख्त फैसले भी लेंगे। तो ये तो मौक़िफ़ आ गया है इस नई मखलूत हुकूमत का, यानी असम्बली तहलील नहीं करेंगे अब। मौजूदा हुकूमत को तो यही सूट करता है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करें, क्योंकि उनका जो एजेंडा था तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत में आने का, वो एजेंडा तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि अभी तक उसकी उस तरीके से शुरुआत भी नहीं हो सकी जिस तरीके से उन्होंने ये अपना एजेंडा कंप्लीट करना था। अभी तक तमाम मामला वहीं के वहीं खड़े हैं और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेके उनके लिए कुछ मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि एक एजेंडे का हिस्सा, ख़ास हिस्सा जो हम समझते थे कि मुकदमात की वापसी का सफ़र जो है वो शुरू होगा, वो रुक गया है। और अभी हुकूमत जो है वो चाहती है कि हम इंतखाबी इस्लाहात करें। वो इंतखाबी इस्लाहात भी उनके लिए नहायत ज़रूरी हैं, क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात जो होती हैं यह बड़ा मैटर करती हैं अगले इंतखाबात के रिज़ल्ट में। और जो भी हुकूमत होती है वो अपनी मर्ज़ी की हल्का बंदियाँ, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें टेलरिंग करने की कोशिश करती है और वो इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर ही होती हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये कोई आज पहली दफ़ा नहीं हो रही, ये हिस्ट्री में अगर इंतखाबी हिस्ट्री देखी जाए, वैसे देखा जाए तो वो एक लंबी दास्तान है। और तहरीक इंसाफ को उससे बड़ा जो ज़रूरी है, जो उनको वो समझते हैं, उनके लिए चैलेंज जो है वो है इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जिन पे वो बार बार बात करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बी टीम है, या वो इनका बंदा है, हुकूमत का बंदा है, या वो नून लीग का हिस्सा है। वो जो ये बातें कर रहे हैं तो उनके लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब ये मसाइल जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से हल होंगे। हाँ, प्रेशर ज़रूर बढ़ेगा, वार ऑफ नर्व्स जारी है, कौन जीतता है कौन हारता है ये फ़ैसला वक्त करेगा। लेकिन इस्लामाबाद में इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी जंग होने वाली है और उसके इंतजाम किए जा रहे हैं, कंटेनर आ चुके हैं, कंटेनर लगाए जा रहे हैं, नफरी बढ़ाई जा रही है, नफरी बढ़ाई जा रही है। यहाँ तक खबरें छप रही हैं कि जो डंडे सोटे हैं उनको तेल लगा लिया गया है और उनको चमकाया जा रहा है, लश्काया जा रहा है। अब दूसरी तरफ से क्या फूल फेंके जाएंगे डंडे सोटों के जवाब में, या इतनी बर्दाश्त होगी कि वो डंडे सोटे खाया के भी मज़े से, खुशी से बैठे रहेंगे या अपने घरों को चले जाएंगे। ये एक मंज़र है, इस मंज़र को हम अभी तक बयान नहीं कर सकते जब तक ये सारा मंज़र हमारे सामने हो नहीं जाता, फिर हम इसको बयान करेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। एक खबर ये भी है कि नून लीग, जमीयत उलमाए इस्लाम और दूसरे लोगों के जो सियासी फोर्स है उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा इस जो तहरीक है उसको रोकने के लिए, उसको नाकाम बनाने के लिए। वो लोग भी अपना रोल अदा करेंगे, वो कैसे रोल अदा करते हैं ये अभी एक सवाल है। अगर ये किरदार अदा किया गया तो यकीनी तौर पर जो गैर आइनी इकदाम ही होगा, क्योंकि ऐसे मौक़ों के ऊपर अगर रियासत को चाहिए तो जो रियासती जो एहलकार होते हैं उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए और उन्हें हुकूमत ही ये कह सकती है। अगर अपने अपने कारकुनान को इस जानिब कर दिया गया तो फिर ये मत सोचिएगा कि फ़ैसला एक जानिब से होगा, फिर दूसरी जमातों के भी कारकुनान हैं और ऐसे में मुल्क जो है वो सियासी अनारकी की जानिब भी जाएगा। लेकिन मुद्दा सा बात यह है कि मुल्तान जलसे में तारीख का ऐलान करना था लॉन्ग मार्च का, लेकिन 5 दिन लिए गए। 5 दिन, इस गैप की वजह क्या थी? क्या कहीं ना कहीं बात चल रही थी या नहीं चल रही थी, या फिर नाउमीदी होगी, यकीन नहीं रहा इमरान खान साहब को, इसकी बिना के ऊपर फिर 5 दिन बाद हतमी तारीख देनी पड़ी? मैं सवाल का जवाब आपसे लूँगा और लेकिन यहाँ वक्त है नाज़रीन एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आज के प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं मुल्क में जो सियासी कशीदगी बरकरार है। इत्तलात अभी तक यही मौसूल हो रही हैं कि गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। कुछ रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा चुकी हैं और कुछ की फ़िलहाल जो पुलिस है उनकी ताक में है। और ये तमाम तर जो मामला है बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल के ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़े ख़तरे की बात तो ये है कि जो मुल्क जिस तरह से माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, तो सियासी तौर पर जो अनारकी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम। आइनी हक़ है तमाम सियासी जमातों के वो अपना लॉन्ग मार्च करें, अपना धरना करें, एहतजाज करें, और किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि रियासत को या कानून की धज्जियाँ उड़ाएं। और इसी तरह रियासत को भी इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा कि आप कम अज़ कम जो आइनी हक़ है तमाम सियासी जमातों का, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना आपकी ज़िम्मेदारी है। जुल्म और जबर से रास्ते नहीं रोके जाते ऐसी तहरीकों के। भुट्टा साहब, जिस तरह से ब्रेक में जाने से पहले भी बात हो रही थी कि इमरान खान साहब ने जो वक्त लिया 5 दिनों का, यानी कि 20 तारीख को ऐलान होना था लेकिन फिर 25 को ऐलान किया गया, और बल्कि 22 को ये कहा गया कि हम 25 को जो है हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब। 2 से 3 दिन पहले की कॉल दी गई। तो ये वक्त का गैप क्यों आया? क्योंकि ज़राए के मुताबिक ये ख़बरें भी चलती रहीं कि कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं जिसकी वजह से डिले हो सकता है, लेकिन फिर इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया कि आप 25 तारीख अनाउंस मत कीजिएगा, लेकिन होगी। फिर ज़राए के मुताबिक ये भी ख़बरें चलती रहीं कि एतबार नहीं रहा कुछ हलकों के ऊपर इमरान खान साहब को, इसी वजह से कॉल दे दी और उन्होंने समझा कि ज़्यादा देर जो है हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। देखें रज़ा साहब, बैकडोर जो डिप्लोमेसी होती है या बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा इस्तेमाल होते रहते हैं। वो मुल्कों के दरमियान भी, सियासी पार्टियों के दरमियान भी और सियासी लोगों के दरमियान। ये नहीं हो सकता कि ये राब्ते ना हों। अब वो किस हद तक ट्रस्टेबल होते हैं एक दूसरे के लिए, वो उन कितने मौसर होते हैं, कितने गैर मौसर होते हैं, ये कबल वक्त है कहने का। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में लचक आई है। अच्छा। वो लचक ये है कि उन्होंने वो नहीं कहा कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं या फ़लाँ तारीख तक असम्बलियाँ तोड़ी जाएं या फ़लाँ तारीख तक इलेक्शन कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अब डेट मांग रहा हूँ। इसका मकसद है कि बैकडोर जो चैनल था, जो डिप्लोमेसी थी या जो भी उसको आप कहें राब्ते थे, वो कामयाब रहे हैं। काफ़ी हद तक इमरान खान के रवैये में और इस लॉन्ग मार्च के कॉल के बाद, में लचक आई है। इस लॉन्ग मार्च के कॉल के बाद, हाँ जी, इस्लामाबाद कॉल की जो उन्होंने कॉल दी है वो उस लचक का ही मुजाहरा किया। अब देखें, सियासी तौर पर अगर वो कॉल को बिल्कुल मुलतवी कर देते या छोड़ देते या इसका अनाउंस ना करते तो उनको पॉलिटिकली वो समझते हैं कि नुकसान होगा। लेकिन अब जो मंजर जो नज़र आ रहा है ना, मुझे तो वही मैंने पहले भी शायद कहा है कि ज़ियाउल हक़ का दौर मुझे याद आ गया। ज़ियाउल हक़ के दौर में राना सनाउल्लाह खान साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे। उनको बखूबी अंदाज़ा है कि कैसे पुलिस वाले छापे मारते थे रातों को, और कैसे लोगों को की पकड़ दकड़ की जाती थी और कैसे जेलें भरी जाती थी। और अब वही सीन जो है, राना सनाउल्लाह खान साहब जो राना साहब वज़ीर दाखिला हैं, उनकी मौजूदगी में, उनकी वजारत दाखिला के अंडर, उनके फ़ैसलों के ज़ेरे क्या कहते होते हैं, ज़ेरे हुक्म उनके ये सारी कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। और कल लाहौर में हमाद अदर साहब के घर पर छापा, फिर फवाद चौधरी साहब का कहना, फिर और कारकुनों का आज भी मेरा ख्याल है कि लाहौर में भी कहीं छापा पड़ा है और कहते हैं कि कोई पुलिस वाला शहीद हो गया। और अब ये मुझे नहीं समझ आती कि ये अनारकी कहाँ तक जाएगी और कैसे रुकेगी, और अदारों को इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। और ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए हुकूमत को भी अपने रवैये में नरमी लानी चाहिए, अपने सोच में उनको भी मौला जाट नहीं बनना चाहिए, और अपोजिशन को भी, इमरान खान साहब को भी नूरी नात बनने से ग्रेज करना चाहिए। कोई रास्ता ऐसा निकालें जो एक्सेप्टेबल हो, जिससे कौम का, मुल्क का और मईशत का नुकसान ना हो। जब तक ये रहनुमा मुल्की और अवामी सोच नहीं अपनाएंगे तब तक ये अनारकी फैलेगी। ये नई मखलूत हुकूमत क्या समझते हैं आपके फ़ैसले क्यों नहीं कर पा रही माशी तौर पर, जिस किस्म की जो मुश्किलात का सामना है? IMF के प्रोग्राम के लिए, मुज़ाकरात के लिए तो कल चले गए वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल। तो सूरत हाल आपको लगती है कि ये दबाव है इमरान खान साहब का, या फिर समझते हैं कि पॉलिटिकली उनको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी इसीलिए फ़ैसले नहीं कर पा रहे हैं? देखें, जब से मुल्क बना है महंगाई होती रही है, महंगाई में इजाफा हुआ है, और महंगाई कोई हुकूमत आके वापस नहीं ला सकी। और जो लोग ये समझते थे कि अगर इमरान खान जाएगा तो महंगाई जो है वो नीचे आ जाएगी, वो गलत थे। महंगाई और ऊपर गई है और जानी थी। अब भी ये जो मौजूदा मखलूत हुकूमत है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ये आगे बढ़ेगी,
क्योंकि अगर बढ़ेगी नहीं तो जो सिस्टम चल रहा है उसमें इनको फैसले मुश्किल करना बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि सियासी तौर पर अगर वो मुश्किल फैसले करते हैं तो उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा, डैमेज होंगे, वो अगले इंतखाबात में उनकी जो पोजीशन है वो मुतासर होगी। अगर वो नहीं करते तो मुल्क की जो मईशत का जो दिवालिया वो कह रहे हैं कि निकला हुआ है, वो इमरान खान को इसका मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। जो भी उसके महरक़ात हैं वो उनको उनकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, उनको क्या करनी पड़ेगी, ये मुझे और आपको, मुल्क और कौम को पे करनी पड़ेगी। नून लीग ये फैसला कर चुकी थी कि इलेक्शन की जानिब चले जाएं, इत्तेहादी नहीं मान रहे। ये देखें एक दूसरे के कंधे पे रख कर चला रहे हैं। वो ख्वाहिश सब के अंदर यही है कि हमारा इक़्तिदार कायम रहे, दायम रहे और ये चलता रहे। लेकिन अब कौन ये चाहता है, देख नून लीग के दो बयानिए हैं। एक वो बयानिया जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पर पेश करते हैं, एक वो बयानिया है जो मरीम नवाज़ साहिबा अपने जो जलसे हैं, अपने उनसे जो खुताबात हैं उनमें बयान करती हैं। वो उन्होंने सरगोदा में लोगों से मंजूरी ली कि अगर नवाज शरीफ साहब हुकूमत तोड़ देंगे और हुकूमत चली जाएगी और इंतखाबात करा दिए जाएंगे तो क्या आप हमें 2/3 अक्सरियत देंगे। और दूसरी तरफ आपने देखा है कि काबीना में ये फैसला हुआ है कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, हम जो है इस हुकूमत को चलाएंगे और इंतखाबात वक्त पे कराएंगे। ये दो बयानी हैं। अब कौन सा नून लेकिन लीग आपको का लगता नहीं है कि दो बयानी बताएगा। बयानी अब एक हो चुके हैं। कल भी मुस्लिम लीग नून की अपनी एक पार्टी की सतह के ऊपर जो मीटिंग हुई है जिसमें मरीम नवाज़, हमजा शहबाज और नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि जो मुद्दत है बकिया वो हम पूरी करेंगे। अब आपको लगता है कि एक बयानिया हो चुका है? मेरा नहीं ख्याल कि बयानिया एक है, बयानिया दो ही हैं और दो ही रहेंगे। लेकिन डोमिनेट कौन सा बयानिया करता है, मफादात किस में हैं, उन मफादात के पेश नज़र टारगेट्स कौन से बयानिया के तहत अचीव होती हैं। एक बयानिया है इलेक्शन जीतने का, दूसरा बयानिया है मुल्क में इक़्तिदार में रहने का और मुकदमात के ख़त्म करने का और मईशत को संभाला देने का। अब कौन सा बयानिया ठीक साबित होता है और कौन सा बयानिया प्रवेल करता है ये वक्त ने बताना है, हम कबल इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। इत्तेहादी इसलिए नहीं मान रहे इलेक्शन के लिए कि चूँकि PTI का जो नैरेटिव है बड़ा मकबूल है, उनको अपने हलकों के अंदर मुश्किलात पेश आ सकती हैं अगर बर वक्त इलेक्शन करवा दिया जाए। ये बात एक हकीकत है कि इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ का इमरान खान का जो बयानिया है उसको अवामी पजीराई मिली हुई है और ये एक इसको जो नज़रअंदाज करना या इसको समझना कि ये ऐसा नहीं है, ये एक खामख्याली है। लेकिन हकीकत यही है कि इमरान खान का बयानिया इस वक्त मैं क्योंकि सिंध या बलूचिस्तान तो नहीं गया लेकिन KPK और पंजाब में ज़ोरों पे है, उसको पजीराई मिल रही है और वाकई अगर फौरी तौर पर इंतखाबात होते हैं तो उसका फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को हो सकता है। लेकिन ये भी एक मशरूत बात है कि इलेक्शन कैसे होते हैं, कौन करवाता है, इलेक्शन में कितनी आज़ादाना जो है इंतखाबात होते हैं, कितने गैर जानबदार होते हैं, कितने फेयर एंड शफाफ। इलेक्शन का फार्मूला तो यही है कि जो जमात जीतेगी उसके नज़ीर शफाफियत होगी, जो हारेगी वो धांधली होगी। यही रविश हम तमाम सियासी जमातों की देखते हुए आए हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज़किया शेख भुट्टा साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।